नमस्कार मित्रों। हिंदी की कालजयी और सुप्रसिद्ध कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी और बांग्ला की प्रसिद्ध लेखिका आशापूर्णा देवी जी की लिखी हुई कहानी इज्जत। तो शुरू करें कहानी इज्जत। हालांकि उसने बताया यही कोई 14-15 साल की होगी भाभी, लेकिन उसे देखकर यही जान पड़ा कि 17-18 से कम की नहीं होगी। ये सब अपनी उम्र कम कर बताते हैं, लेकिन इस लड़की को अपनी बस्ती में कहाँ छुपा कर इतना बड़ा किया बासंती ने। ऐसी भरी पूरी सेहत कहाँ से चुरा लाई है, ऐसा निखरा निखरा रूप कहाँ से पाया है उसने। सुमित्रा अपनी हैरानी को छिपा भी नहीं पाई। बोली, तुम्हारी बिटिया तो बड़ी ही खूबसूरत है बासंती। ऐसा नहीं जान पड़ता कि ये तुम्हारी बेटी है। बासंती की मुस्कान में लाज और अभिमान दोनों की ही रंगिमा खेल रही थी। बोली, जब ये छोटी सी थी तभी से इसके बारे में सभी यही बात कहते रहे हैं। दरअसल ये अपने बाप पर गई है। इसका बाप भी बड़ा लंबा चौड़ा और कद्दावर आदमी था भाभी। सांप ने काट खाया। उसके गुजर जाने के बाद सास ने बड़ा सताया भाभी। ऐसा जान पड़ता था कि मैंने ही नागन बनकर उसके बेटे को डसा हो। उसी जलन भरी आग से मैं बेटी को लेकर निकल आई थी और सबसे एकदम अलग थलग रहने लगी थी। मैंने कहा था दूसरे की ड्योढ़ी पर मर खटकर पेट पाल लूँगी। शायद इसी से तुम्हारी आन बान शान बनी रहे। और यही वजह है कि मेरे मर्द को किसी ने देखा तो नहीं, इसीलिए सबके सब मुझसे मजाक करते रहते हैं कि तूने किसी बड़े आदमी की बेटी को चुरा लिया होगा। सुमित्रा ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे भी ऐसा ही जान पड़ता है। तू इतने दिनों से मेरे यहाँ काम कर रही है, लेकिन तेरी बिटिया इतनी खूबसूरत है ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। बासंती का गर्व से खिला चेहरा थोड़ा मुरझा गया। उसने कहा, उसके छुटपन से ही मैं उसे साथ ली काम पर निकल जाती थी भाभी। वो कितना हाथ बटाया करती थी मेरे कामों में। अब बड़ी होकर साथ निकलना नहीं चाहती। कहती है मैं यहीं घर का सारा काम काज करूँगी माँ, बाबू लोगों के घर नहीं जाऊँगी, लाज आती है मुझे। मैं कहती हूँ जाने का मन ना करे तो मत जा, लेकिन अब तो बिटिया को लेकर बड़ी मुसीबत हो गई है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, अब आप अगर दया करके इसे थोड़ा सा आसरा दे दें। सुमित्रा ने ये तो जरूर कहा था कि तू तो इतने दिनों से काम कर रही है, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं था। सुमित्रा की पुरानी नौकरानी गांव चली गई थी, तभी कोई 4 महीने तक बासंती ने सुमित्रा के यहाँ काम किया था। बासंती स्वभाव से तो अच्छी थी ही, उसके काम में भी सफाई थी, इसीलिए सुमित्रा उसे भूल ना पाई थी। अब इसी बात के भरोसे सुमित्रा ने यह अनोखा प्रस्ताव रखा था। टोले मोहल्ले में न जाने कैसे कैसे उचक्के और आवारा छोकरे आकर जमा हो गए हैं। उनकी बेहूदगी से बासंती की बेटी का यहाँ टिकना मुश्किल हो जाएगा। बासंती को तो मेहनत मजूरी कर पेट पालना पड़ेगा। बेटी को अगोर कर रखने से तो काम चलेगा नहीं। दिन भर चक्कर की तरह मेहनत किए बिना दो दो प्राणी का पेट पालना और झुग्गी का किराया जुटाना कोई खेल नहीं है। अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं जब भगवान ने अपनी आंखें उसकी तरफ उठाई थीं, तभी तो बासंती को एक अच्छी सी चाकरी मिल गई थी। एक बड़े घराने की वृद्धा की देखभाल, 70 रुपये महीना, ऊपर से खाना कपड़ा, तेल साबुन, मर्जी मुताबिक पान जर्दा और चाय। काम था भी कितना, वृद्धा की देख रेख, दवा दारू और उल्टी सीधी फरमाइश। वृद्धा वैसे तो गठिया से पीड़ित थी, लेकिन बड़ी शौकीन तबीयत की थी। साबुन लगाकर नहाओ धो, तेल फुलेल डालकर बाल बना दो, जोड़ों का दर्द दूर करने वाले तेल से अच्छी तरह मालिश करके पाउडर लगा दो। घर की बहू बेटियां भला ये सब कहाँ से कर पाएंगी, और तब जबकि घर में पैसे की कोई कमी नहीं हो। यही वजह थी कि वहां बासंती को इतने रुपए देकर इतने ठाठ में रखा गया था। मैं तो सुख के सागर में तैर रही थी भाभी, बासंती ने कहा। सुबह 5 बजे निकल जाती थी और रात के 10 बजे लौट आती थी। मेरी बिटिया तब तक कभी इसके घर तो कभी उसके घर बैठी रहती। मैं जब घर वापस लौटती तो उसे अपने साथ लेवा लाती। रात का खाना मालकिन के घर नहीं खाती थी, बल्कि साथ ले आती थी। दोनों माँ बेटी का उसी में चल जाता था। ये कहा जा सकता है कि दुनियादारी का कोई खर्चा ही नहीं था। दोपहर के बखत अपने लिए थोड़ा सा भात उबाल लेती थी और वही खा लेती थी। जो पैसे मिलते थे वो एक तरह से जमा हो जाते थे, बिटिया की शादी के लिए जमा करती थी। लेकिन अब क्या बताऊं भाभी,
वासंती का स्वर धीरे धीरे किसी दार्शनिक की तरह गंभीर होता गया। भगवान की नज़र भी कंजूसों जैसी होती है भाभी। वो खुले मन से कुछ देना ही नहीं चाहता। अगर एक तरफ से कुछ देता है तो दूसरी तरफ से ले लेता है। मैं उस सुख को ज़्यादा दिन भोग न पाई। बुढ़िया में अब एक नई सनक पैदा हो गई थी, रात रात भर जगने की। रात को आंखें फाड़े बैठी रहती और फरमाइश करती रहती। अपने बेटे और बहुओं को बुला बुला कर कहती, रोशनी जला दे, पंखा बंद कर दे। तो कभी कहती, पंखा चला दे, बत्ती बुझा दे। ला जरा पानी पिला दे, पान लगा दे, वही चबाऊंगी। और जरा देर हुई नहीं कि गाली गलौज शुरू। अब उसके लड़के वाले जो दिन दिन भर भागदौड़ करते हैं, लंबा चौड़ा कारोबार संभालते हैं, रात को होने वाले इस हंगामे को भला कैसे झेल सकते हैं। अब उन्होंने मुझे पकड़ा। कहते हैं, हम तुम्हें 10 रुपये ज़्यादा देंगे, तू रात को रुक जाया कर। साथ ही ये भी धमकी दी है कि अगर मैं राजी ना हुई तो वे किसी दूसरी को रख लेंगे। अब मैं क्या करूं, किस तरफ देखूं? अजीब उलझन है। इस बीच लोगों के घर झाड़ू बर्तन करने वाला काम भी गंवा बैठी हूँ। कोई उपाय नहीं रहा। क्या करती मैं? बड़े लोगों का मामला है, एक ही बात में नौकरी जा सकती है ना भाभी? आप ही बताइए। अब सुमित्रा क्या कहे, समझ ना पाई। बस इतना ही बोली, सो तो है। सो तो है कहने से ही आफत नहीं टलेगी। आपके दरवाजे पर खड़ी हूँ, अब आप पर है कि मार डालिए या आसरा दीजिए। सुमित्रा बासंती की दिक्कत समझ रही है। उसके मन में बासंती के लिए सहानुभूति भी है, लेकिन आसपास इतने घर द्वार होते हुए भी सुमित्रा के घर का दरवाजा ही क्यों? यही बात वो समझ नहीं पाती। बासंती ने इतने लोगों क्या काम धाम किया है। सुमित्रा के पास तो कुछ ही महीने रही थी। अभी वो जिनके घर में है वो लोग बासंती को 10 रुपये ज़्यादा देने को तैयार हैं और इसके बदले रोगी की देखभाल करवाना चाहते हैं। सुमित्रा भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, तो फिर उसी घर में ले जाकर क्यों नहीं रखती हो? उस बड़े आदमी की लंबी चौड़ी कोठी है, रोगी की दवा दारू के साथ बेटी की देखरेख भी हो जाएगी। बासंती ने हाथ ऊपर उठाकर माथे से लगाया और नाराजगी से बोली, इस बात को कहने में भी कोई कोर कसर नहीं उठा रखी है भाभी जी, लेकिन बाबू लोग बड़े कड़े मिजाज वाले हैं, इस बात के लिए राजी नहीं हुए। कहते हैं घर में पहले से ही ढेर सारे नौकर चाकर हैं। इसी मुसीबत के चलते पिछले 2 दिनों से जितने भी जान पहचान वाले मकान हैं उनके दरवाजे आश्रय के लिए खटखटा रही हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरी चिरौरी नहीं सुनी। हर किसी ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। बेटी को साथ लिए घूम रही हूँ, अगर इसको देखकर ही किसी को दया आ जाए, इसीलिए। सुमित्रा ने मन ही मन कहा, अरे तुम तो गलत गोटी चल रही हो बासंती बाला। अच्छा तो यही होता कि तुम किसी को अपनी बेटी नहीं दिखाती, तब शायद कोई राजी हो भी जाता। इस अंगारे को अपने घर में रखेगा कौन भला? कौन इसे अपनी ओट देगा? और तब जबकि तुम भी उसके पास नहीं रहोगी। ऐसा भी होता है कहीं? बेटी उधर घर के बरामदे पर ही खड़ी है, कोने से लगी, एक सस्ती झीनी सी साड़ी में और उसी से मिलता जुलता लाल रंग का एक फुटपथिया ब्लाउज। इसी में वो ऐसी भरी पूरी और खूबसूरत दिख पड़ती है कि एक बार नज़र पड़ जाए तो दोबारा देखने की इच्छा जगती है। सोचकर यही लगता है कि अगर ये लड़की थोड़े से प्यार और जतन से पली पुसी होती, अच्छे कपड़ों में सजी धजी होती, तो पता नहीं कितनी सुंदर दिख पड़ती। सुमित्रा ने सोच लिया कि वो उसे अपनी कोई पुरानी साड़ी चोली दे देगी। लाल फूल के छापे वाली जॉर्जेट साड़ी वैसे तो जगह जगह से चस गई है, पर रंग वैसा ही लाल टूस है, वही दे देगी। नीले रंग की बंगलौरी साड़ी अब भी ठीक ठाक है, मगर एक ज़माने की है और गदाल खाने में पड़ी है, वो भी निकाल कर दे देगी। इसके अलावा 2-1 और भी पुरानी सूती साड़ी, कुर्ती तो ढेर सारी हैं, उसकी कुर्ती इस छोकरी को ठीक आ जाएगी। सुमित्रा ने अपनी मन की आंखों से इस लड़की को गहरे लाल और नीले रंग की साड़ी में सजाकर देख लिया। ऐसे ही कभी घर घर जाकर घरेलू माल बेचने वाली किसी औरत से उसने एक बेनामी कंपनी का सस्ता सा पाउडर खरीद लिया था, वो भी ऐसे ही पड़ा था, वो भी दे देगी, उसने ये भी सोच लिया। उसे देखकर सचमुच बड़ी दया हो आई थी, जी कचोट रहा था। ओह, एक ऐसी खूबसूरत सी लड़की नौकरानी की बेटी बनी एक गरीब की झुग्गी में पड़ी है। इन उपहारों के बूते पर ही वो इस कचोट से मुक्त हो जाना चाहती थी। बासंती ने कहा था, बस यही समझ लो भाभी कि शेर की मांद में और सांप की बांबी में दिन काट रही हूँ।
इस लड़की का रूप ही हमारा काल हो गया है। सुमित्रा बाघ के पंजे और सांप के शिकंजे से उसे बचा पाने का कोई उपाय ढूंढे नहीं पा रही थी। वही काल रूप आगे बढ़ता चला जाए, वो इसके लिए तैयार थी। और मजे की बात तो यह है कि सुमित्रा अपनी बुद्धि के जोर से भी इस असंगति को पकड़ नहीं पा रही थी। सुमित्रा को चुप देखकर बासंती ने शायद ये ताड़ लिया कि चुप्पी हामी का ही दूसरा नाम है। उसे उसकी भाषा में मौन स्वीकृति लक्षणम और हमारी जुबान में नीमराजी या आधी हाँ और आधी ना कहते हैं। इसलिए बासंती ने बड़ी उतावली से कहा, तो फिर आज से ही छोड़े जा रही हूँ भाभी। आप लोगों की जूठन कूटन खाकर गुजारा कर लेगी, जहाँ तक सकेगी खटेगी। अगर रसोई घर में जाने दें तो आप सबों का खाना पानी भी बना देगी, और भी जितने घरेलू काम कहेंगी जरूर करेगी। इधर सुमित्रा अनमनी सी हो गई थी। उसने आहिस्ता से कहा, नहीं, काम की वैसी कोई बात नहीं है। काम करने वाले लोग तो मेरे पास हैं, 2-3 लोगों की रसोई होती ही कितनी है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि पहले तुम्हारे भाई साहब से कहकर। बासंती ने समझा सुमित्रा का जी थोड़ा नरम हुआ है। उसने इसी मौके को भांप कर कहा, इस बारे में भैया साहब से कुछ पूछने की क्या ज़रूरत है भाभी। आप जैसा चाहेंगी भैया वैसा ही करेंगे, और गृहस्थी की रानी तो आप ही हैं। आपके घर में कोई मर्द रसोइया या नौकर नहीं है, सिर्फ नौकरानी है। इसीलिए आपकी शरण में आई हूँ भाभी। आप ना नहीं करेंगी, जानती थी। अब आज तो नहीं, कल इसके कपड़े लत्ते दे जाऊंगी। जया बेटी इधर आ, भाभी जी को प्रणाम कर। तू इनके यहाँ रहेगी, भाभी जी जैसा कहें वैसा ही करना है। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती और तू पराए घर नहीं चली जाती, तब तक यहीं भाभी जी का घर ही तेरा ठौर ठिकाना है। सुमित्रा अब भी कुछ तय नहीं कर पा रही थी, इसलिए बोली, लेकिन मैं कह रही थी, इसका यहाँ जी लगेगा कि नहीं लगेगा। अब लेकिन वेकिन की कोई बात नहीं है भाभी, बासंती ने चिंता भरे स्वर में कहा। आप जैसी भली महिला के पास इसका जी नहीं लगेगा भला? आप भी क्या कह रही हैं? यमदूतों के सामने रहते रहते इस लड़की का चेहरा हमारे डर के सूख कर काट हो गया है। बस्ती के छोकरे इसको देखते ही सीटी बजाने लगते हैं, गंदे गंदे फिक्रे कसते हैं, नल पर आते जाते गंदे गाने गाते हैं, इशारे करते हैं, छेड़ते रहते हैं। अब आपको क्या क्या बताऊं भाभी, ये सारी बातें कहना सुनना भी पाप है। बासंती का स्वर पाप कहते हुए बुझ गया, उसकी गर्दन जैसे झुक गई। इस बात को सुनकर सुमित्रा का चेहरा उदास और तनिक फीका पड़ गया। बासंती ने पल्लू से अपनी आंखों को ओट में किया और कहा, आपको मैं जानबूझकर थोड़ी ये ना सब कह रही हूँ भाभी। गरीब हूँ, बर्तन मांझ कर गुजारा करती हूँ, लेकिन लड़कियों की इज्जत तो होती ही है। आप लोग तो सब पढ़ी लिखी हैं, सब समझती हैं। उसकी इज्जत की हिफाजत करने का भार आप पर है भाभी। सुमित्रा के कलेजे में एक अजीब सी धुकधुकी उठी। इस सुंदर बालिका को मानो बाघ खाने के लिए आ रहा है, और सुमित्रा पर उसे बचाने की जिम्मेदारी है। वही उसे बचा सकती है। लड़की के ऊपर सांप कुंडली मारे और फन काढ़े बैठा है। सुमित्रा अपनी दया दृष्टि से चाहे तो उसकी रक्षा कर सकती है। क्या सुमित्रा इतना भी नहीं करेगी? क्या सचमुच इसमें उसे कोई आपत्ति या असुविधा होगी? अगर गरीब घर की एक लड़की को उसके घर के कोने में आश्रय मिल जाए तो? एक माँ का व्याकुल हृदय जो अपनी परेशान जवान बेटी की इज्जत बचाने का भार सुमित्रा को सौंपना चाहता है, क्या सुमित्रा उस दायित्व को अनदेखी कर देगी? उसका अनुरोध अस्वीकार कर देगी? सुमित्रा के दरवाजे पर मानवता की दुहाई दी जा रही है, क्या वो दरवाज़ा बंद कर देगी? क्या सुमित्रा ये कहकर अपना दामन बचा लेगी कि तुम अपनी बेटी की इज्जत बचाए रखने का भार मेरे कंधे पर क्यों डालना चाहती हो? तुम ही जानो, ये मामला तुम्हारा है। लेकिन सुमित्रा जो कह सकती थी वही कह पाई। बासंती की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े, और तब उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं रहा। वो भाभी जी के पैरों में लौट गई और उसके चरणों की धूल को अपनी सिर पर लेती हुई बोली, मुझे पता था आप इस दुखिया पर जरूर दया करेंगी। आप तो साक्षात देवी भगवती हैं। मैं एक एक करके कई घरों में गई, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसके बाद बड़े संकोच के साथ बोली, अच्छा तो भाभी, अभी मैं इसे छोड़े जाती हूँ, रात को आकर ले जाऊँगी। आज की रात हम माँ बेटी साथ पड़े रहेंगे, फिर कल सवेरे इसे इसके कपड़े लत्ते के साथ आपके हवाले कर जाऊँगी। ठीक है। सुमित्रा ने मन ही मन सोचा, जैसे कि कपड़े लत्ते के अभाव में मैं तेरी बेटी को रख नहीं पाऊंगी।
इसके बाद सुमित्रा अलमारी खोलकर पुरानी साड़ी और ब्लाउज वगैरह चुनने बैठ गई। इसके बाद जब कभी भी बासंती आएगी, अपनी बेटी को देखकर हैरान रह जाएगी। उसकी बेटी रूपवती ही नहीं है, उसका चेहरा एक खास तरह की शालीनता से दमकता रहता है। सुमित्रा उसे एक नया जीवन देगी। सुमित्रा उसे लिखना पढ़ना भी सिखाएगी। इस मामले में सुमित्रा जहां अपनी हैसियत से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, वहां दूसरी ओर महितोष भी सुमित्रा की कमजोरियों से अच्छी तरह परिचित था। यही वजह थी कि उसने सुमित्रा के इस फैसले का जोरदार विरोध करते हुए डपट दिया। ये क्या, एकदम से वादा ही कर बैठी? इसका कोई मतलब है? एक बार पूछ तो लेती, या इसकी भी जरूरत नहीं थी? ऐसी चिरौरी करती रही, पांवों पे पड़ गई कि सुमित्रा सफाई देते हुए बुरी तरह सहम गई। पड़ेगी क्यों नहीं पांवों पर भला? काम निकालने के लिए पैर की धूल तक चाटने को तैयार हो जाएंगे ये लोग, लेकिन इसी बदौलत तुम इतना बड़ा बोझ उठाने को तैयार हो जाओगी? अच्छी मुसीबत है। वो लड़की उनकी बस्ती में टिक नहीं पाएगी, सुमित्रा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अच्छी भली लड़की है, इसीलिए वहाँ टिक नहीं पा रही है। कोई ऐसी वैसी लड़की होती तो उसी गंदे माहौल को अपना चुकी होती। मैं जानबूझकर उस लड़की को भेड़ियों के मुंह में झोंक दूं, यही चाहती हो तुम? इस दुनिया में ना जाने रोज ऐसे कितने ही हादसे हो रहे हैं, क्या तुम उन सबका दायित्व अपने सिर पर ले पाओगी? सबका तो नहीं, लेकिन किसी एक का दायित्व तो ले सकती हूँ। ये कविता और कहानी वाली बातें रहने भी दो। महितोष उत्तेजित हो गया था। आदमी को आगे पीछे सोचकर सारा काम करना चाहिए। एक लड़की क्या देख ली, बस हो गया? झुकी झोपड़ी में रहने वाली वो लड़की अब रातों रात ठाठ से रहने का ख्वाब देखने लगी है। सुमित्रा का चेहरा तमतमा गया। वे लोग चाहे जैसे भी हों, तुम तो अपनी जुबान गंदी मत करो। अगर ऐसा ही रहा होता तो वो इतनी उतावली ना होती और इस तरह रोती कलपती नहीं। अरे, इसमें कितनी ही तरह की चाल हो सकती है। इसमें अब कैसी चाल? सुमित्रा ने धीमे स्वर में कहा। सारी बातें सुनने पर तुम भी ना नहीं कह पाते। टोले मोहल्ले के ना जाने कितने ही गुंडों ने उसकी बेटी को कैसे कैसे सताना शुरू किया है। उन बेहूदी हरकतों से तंग आकर बेटी ने माँ को रो रो कर बताया कि माँ देखना, एक दिन मैं गले में रस्सी का फंदा डाले झूल रही होंगी। तो फिर माँ को भी उसी नौकरी को करते रहने की क्या ज़रूरत है? अरे भाई, रुपयों की ज़रूरत किसे नहीं होती है, और गरीबों को तो और भी ज़्यादा। अपनी बेटी की शादी के लिए बेचारी माँ ये रुपए जोड़ रही है। महितोष ने उखड़े ढंग से कहा। अरे, एक बर्तन मांजने वाली की बेटी को ब्याहने के लिए कितने हजार रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी आखिर? सुमित्रा को इस सवाल से तकलीफ हुई। पति के मन में गरीबों के प्रति शुरू से ही जो उदासीनता भरा रवैया था, उसे वो एकदम झेल नहीं पाती थी। वो जैसे तन गई और बोली, जाने भी दो, इस सूखी बहस में क्या रखा है। लेकिन बेटी की चौकसी करती हुई भी क्या बेचारी माँ उसे बचा पाएगी? आखिर उसकी हैसियत ही क्या है? हो सकता है कोई उसकी आंखों के सामने से ही उसे झपट ले जाए। महितोष के तेवर में अब भी अवज्ञा का ही भाव था। उसने इसी के अनुरूप बिना कोई आग्रह जताते हुए कहा, हाँ, भाभी जी के जी को मोम सा पिघलाने के लिए लगता है वो ढेर सारे बहाने बना गई है। उनकी ये सारी बातें घूरे पर डालो, इनमें कोई दमखम नहीं है। ऐसे ही चोचलों से वो तुम्हारे गले पर अपनी बेटी मर जाएगी और उधर पुलिस को बुलाकर कहेगी, बाबू लोगों ने मेरी बेटी को बंद कर रखा है। सुमित्रा तो जैसे ढेरी हो गई, बोली, बातें बनाना सिर्फ उन्हें ही नहीं आता। ऐसी ऊल जलूल की बातें तुम्हारी खोपड़ी में भी उग सकती हैं। क्यों नहीं उगेंगी? तुम्हारी तरह मेरी आंखों में कोई मोतियाबिंद तो उभरा नहीं है कि कुछ नज़र ही ना आए। बड़े बड़े शहरों में कितनी तरह की शैतानी, कितने तरह का उचक्कापन और लूट खसूट है, पता है तुम्हें? आए दिन ऐसी खबरें छपती रहती हैं, और तुम जब ये देखोगी कि उसी लड़की ने तुम्हारी भलमनसाहत का मुखौटा उतार कर फेंक दिया है और सरेआम ये कह रही है कि बाबू ने काम के बहाने बुलाया और ज़बरदस्ती हाथ पकड़े हुए है, और बस चले तो मेरे नाम भी जोरदार इल्ज़ाम लगाकर थाने में एक मामला ठोंक देगी। इसमें उसका क्या फ़ायदा होगा? सुमित्रा की आवाज़ बैठ गई। महितोष ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुमने अभी अभी धरती पर अपनी आंखें खोली हैं। क्या फ़ायदा है ये तुम्हें नहीं मालूम? कान उमेट कर भरे लोगों से ज़बरदस्ती रुपए वसूलना। वो जिन गुंडों और बदमाशों की बात कह रही है ना, मुमकिन है वही सब उसे ऐसा करने को उकसा रहे हों। और देखना, वही सब छाती पर सवार होकर भद्दी भद्दी गालियाँ बकेंगे, हाय तौबा करेंगे,
हो हल्ला मचाएंगे। नहीं भाई, ये सब नहीं होगा। बस जितनी जल्दी हो सके रफा दफा करो। तुम्हें बताया ना कि रात में बेटी को लेने माँ आएगी, तभी कह देना कि भैया साहब इस बात के लिए राजी नहीं हुए। सुमित्रा ने ठहरी हुई आंखों से देखा और कहा, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक बर्तन मांजने वाली के सामने मुझे मान लेना होगा कि इस घर संसार में मेरी कोई हैसियत है ही नहीं। महितोष ने इस शिकायत पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसने उसकी बात की अनसुनी करते हुए कहा, अरे बाप, ऐसा लगता है ना जाने कितने बड़े आदमी के सामने तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। कविताई छोड़कर दुनियादारी की तरफ लौटने की कोशिश करो जरा, और मान लो कि सारी बातें सही हैं, तो फिर क्या करोगी तुम? और मान लो कि ऐसा कुछ नहीं था और खुशकिस्मती से बर्तन घिसने वाली नौकरानी जो कह रही थी वही सच हो, तो क्या ये वो लड़की और उसकी माँ समझे? बस्ती में और भी तो दूसरे लोग हैं, उन्हें बताकर रखे। फिर तो तुम ये स्वीकारते ही हो ना कि जब बस्ती के तमाम लोगों को इस बारे में बताया जाएगा तब वे उसकी लड़की की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी ले लेंगे। महितोष ने बड़े उत्साह में भरकर कहा, क्यों नहीं लेंगे भला? उसमें से सभी लोग बुरे नहीं हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं। अगर वे सब मिल जाएं तो मुट्ठी भर बद दिमाग छोकरों को ठिकाने नहीं लगा सकते। इसका मतलब तो साफ है, तुम ये पूरी तरह विश्वास करते हो कि उस गरीब बस्ती के लोगों में तुम्हारे मुकाबले कहीं ज़्यादा इंसानियत है और शायद हौसला भी। बोलती जाओ जो जी में आए, महितोष ने कहा, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारी इस बासंती बाला की रूपवती बेटी को अपने घर में पनाह देने को रत्ती भर राजी नहीं। ऐसी वैसी ना होने पर भी वो लड़की इस घर में बैठे बैठे ही खामख्वाह कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर सकती है। सुमित्रा के होठों के कोनों पर मुस्कान की तीखी धार खेल गई और वो बोली, आखिर किसके साथ? इस घर में कोई नौकर चाकर तो है नहीं। महितोष हा हा कर हंस उठा। होने को तो इस अभागे मकान मालिक के साथ भी हो सकता है, और भगवान की दया से उसे जैसा चेहरा मोरा मिला है, फिर तो उसे जरूर बुलाकर रखना चाहिए। सुमित्रा के होठों पर खेलने वाली वो तिरछी मुस्कान अब भी कायम थी। यह भी पता चल जाएगा कि वो खरा सोना है या पीतल। महितोष ने पहले तो मजाक में ही वो सब कहा था, इस बार तिनक गया और बोला, ये फालतू की बातें उठा रखो। उसकी माँ आ जाए तो साफ साफ कह देना कि यहाँ कोई आसरा वासरा नहीं मिल पाएगा। ये तुम ही बता देना। मैं भला क्यों बताने लगा? मैंने तुम्हारी नौकरानी के संग कभी मुंह लगाया भी है? जो कुछ कहना है तुम ही कहना। मैं ऐसा कुछ नहीं कह पाऊंगी, मैंने उससे वादा किया है। बात को समझे बिना वादा कर बैठी, अब इस मुसीबत से तो जूझना ही पड़ेगा। महितोष के स्वर में खींच थी। एक नौकरानी पता नहीं कहाँ से आई, अंट संट बक गई और एक वादा ले गई, और उस बात को प्राण प्रण से निभाने को महारानी जी तैयार बैठी हैं। ठीक है, तुम बैठी रहना, मैं ही कह दूंगा। और महितोष ने कह दिया। सचमुच सुमित्रा अपने कमरे में बैठी सुनती रही सब कुछ। बासंती रुंधे गले से टूट टूट कर कह रही है, भाभी को एक बार बुला दीजिए भैया साहब, उनके साथ मेरी बात तय हो गई थी। मैं बड़ी उम्मीद से उस घर के लोगों को ये बता आई थी। भाभी जी के सिर में जोरों का दर्द हो रहा है, वे सो रही हैं, महितोष ने उसे बताया। मैं जरा उनके कमरे की चौखट तक जाऊं भैया साहब? भरोसा देकर विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगी हमारी भाभी। नहीं नहीं, उन्हें परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वे अपना सिर तक नहीं उठा पा रही हैं। बासंती कुछ देर तक खड़ी खड़ी सुबकती रही और तभी उसे सुन पड़ा एक ऐसा स्वर जिसमें आग भरी हुई थी। जाने भी तो माँ, चली आओ। भाभी जी कहकर रोने की ज़रूरत नहीं। मैं समझ गई किसकी कितनी औकात है, और तुम्हें बेटी की इज्जत का हवा खड़ा कर इन बाबू लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। इन बाबुओं के लिए हम गरीब लोगों की इज्जत की कोई कीमत नहीं। ठीक है, हम लोग जब छोटे लोग हैं तब छोटे लोगों की तरह ही रहेंगे, और इसमें चाहे जैसी भी दुर्गत झेलनी पड़े हम झेलेंगे। सीढ़ियों पर तेज कदमों से चलने की जोरदार धमक सुमित्रा के कानों में पड़ी और इसके बाद सब कुछ खामोश हो गया। महितोष कमरे में तमतमाता हुआ आया और बोला, सुन लिया ना? अब तो मर गए ना तुम्हारे कान के कीड़े? उस लड़की को तुम बड़ा भला और बड़ा सभ्य कह रही थी। सुमित्रा कोई उत्तर नहीं दे पाई। एक लड़की की इज्जत बचा न पाने की उसकी हैसियत तक जवाब दे गई थी, और इसलिए वो अपना सिर तक नहीं उठा पा रही थी। सवाल था कि वो कौन थी
और सवाल किसकी इज्जत का था। अभी आप सुन रहे थे आशापूर्णा देवी जी की लिखी हुई कहानी इज्जत। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।